हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी रैंक पर, जहां हम बायोलॉजी को रटते नहीं बल्कि समझते हैं। और आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को अपनी वेबसाइट से लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एनसीईआरटी की हर एक लाइन की सबसे आसान और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए और चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसने दुनिया की सोच को पूरी तरह से बदल दिया, जेनेटिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम का बीज हमेशा आम का पेड़ ही क्यों बनता है, सेब का पेड़ क्यों नहीं? या आपके फिजिकल फीचर्स आपके पेरेंट्स से क्यों मिलते हैं? इन सभी फैसिनेटिंग सवालों के जवाब हम यहीं ढूंढेंगे। चलिए अपनी एनसीईआरटी में डीप डाइव करते हैं। हमारी पहली लाइन है, It was during the mid-19th century that headway was made in the understanding of inheritance. मेरे प्यारे बच्चों, जरा इमेजिन करें, हजारों सालों से इंसान फार्मिंग और जानवरों को डोमेस्टिकेट कर रहा था। एक फार्मर जानता था कि अगर वो एक स्ट्रॉन्ग बुल को एक हेल्दी काऊ के साथ मेट कराएगा तो जो काफ होगा वो लाइकली एक अच्छी ब्रीड का होगा। लेकिन क्या उन्हें पता था कि इसके पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है? बिल्कुल नहीं। ये नेचर की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, जैसे कोई लॉक किया हुआ वॉल्ट हो। तो ये वॉल्ट आखिरकार कब खुला? हमारी एनसीईआरटी क्लियरली कहती है ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, यानी लगभग 1850s के आसपास। ये वो मैजिकल एरा था जब साइंस ने आखिरकार इनहेरिटेंस को समझने में हेडवे करना शुरू किया। लेकिन एग्जैक्टली ये इनहेरिटेंस है क्या? सिंपली पुट, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में पास डाउन होते हैं। इसे ऐसे सोचें जैसे आपको अपनी मदर का आई कलर या अपने फादर का हेयर टेक्सचर मिलना। मिड 19th सेंचुरी से पहले साइंटिस्ट बस अंधेरे में तीर चला रहे थे, लेकिन इस पीरियड ने ट्रू साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत को मार्क किया। हमारी अगली लाइन है, Gregor Mendel conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years, 1856 to 1863, and proposed the laws of inheritance in living organisms. Explanation. अब चलिए हमारी स्टोरी के अल्टीमेट हीरो ग्रेगर जोहान मेंडल को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम रिस्पेक्टफुली उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ क्लोज अटेंशन दे। मेंडल कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जो किसी हाईली एडवांस्ड हाईटेक लेबोरेटरी में बैठे हों। वो एक्चुअली एक मोनेस्ट्री में रहने वाले एक मंक थे। हाउएवर, उनकी क्यूरियोसिटी बाउंडलेस थी। उन्होंने अपनी स्टडी के लिए अपने मोनेस्ट्री गार्डन में एक बहुत ही सिंपल प्लांट को चुना, गार्डन पी यानी मटर। इसका साइंटिफिक नेम पीसम सैटिवम है। यहाँ एक स्ट्रिक्ट नीट अलर्ट है। एग्जामिनर्स अक्सर ऑप्शंस में स्वीट पी या वाइल्ड पी डालकर आपको ट्रिक करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मेंडल ने ओनली गार्डन पी पर काम किया था। मेंडल ने इन प्लांट्स पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है दो अलग अलग ट्रेट्स वाले इंडिविजुअल्स को आर्टिफिशियली क्रॉस या मेट कराना, ताकि ये देखा जा सके कि ऑफस्प्रिंग कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्योरली टॉल पी प्लांट को एक स्ट्रिक्टली ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस कराना। और सबसे क्रिटिकल डिटेल, उन्होंने ऐसा कितने समय तक किया? 7 सालों तक, 1856 टू 1863। इन एग्जैक्ट ईयर्स को अपने ब्रेन में प्रिंट कर लें, क्योंकि ये नीट में बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है। 7 साल के इमेंस पेशेंस, हार्डवर्क और हजारों प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंटिंग करने के बाद मेंडल ने दुनिया के सामने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट किए। उन्होंने प्रूव किया कि नेचर रैंडमली काम नहीं करती। कुछ स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं कि ट्रेट्स पेरेंट्स से चिल्ड्रन में कैसे पास होते हैं। अगली लाइन है, ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. Explanation. ये सिंगल लाइन मेंडल के मैसिव सक्सेस के पीछे का अल्टीमेट सीक्रेट रिवील करती है। देखिए, मेंडल से पहले भी कई साइंटिस्ट्स ने प्लांट्स पर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन वो सभी एक प्रॉपर थ्योरी देने में फेल हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे और वेग नोट्स लिख रहे थे, जैसे ठीक है कुछ प्लांट्स टॉल हैं और कुछ शॉर्ट है। मेंडल की अप्रोच कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी थी। हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया।
उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई किया। सिंपल टर्म्स में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने मेटिकुलसली यानी बारीकी से न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया। उन्होंने सिर्फ प्लांट्स को देखा नहीं, उन्होंने उन्हें काउंट किया। वो अपने जर्नल में लिखते थे कि जब मैंने उन्हें क्रॉस कराया तो नेक्स्ट जनरेशन में एग्जैक्टली 787 टॉल प्लांट्स थे और 277 ड्वार्फ प्लांट्स थे, जो मुझे 3:1 का एक अप्रॉक्सीमेट रेशियो देता है। चलिए एक क्रिकेट एनालॉजी का यूज करते हैं। एक कैजुअल फैन के ये कहने में कि विराट कोहली अच्छा खेलता है, और एक क्रिकेट डेटा एनालिस्ट के ये कहने में कि कोहली का स्ट्राइक रेट 140 है और इस स्पेसिफिक स्पिन बॉलर के खिलाफ एवरेज 55 है, में बहुत डिफरेंस है। मेंडल बायोलॉजी के पहले ट्रू डेटा एनालिस्ट्स थे। उन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न्स यानी ट्रेट्स जनरेशंस के बीच कैसे ट्रैवल करते हैं को समझने के लिए नंबर्स और लॉजिक का एक जाल बुना। आयरॉनिकली यानी विडंबना ये है कि उनकी मैथमेटिकल अप्रोच की वजह से उनके टाइम के बायोलॉजिस्ट्स को लगा कि वो पागल हैं, और उन्होंने मेंडल के काम को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि उस समय बायोलॉजिस्ट्स मैथ से बहुत डरते थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि यही एग्जैक्ट मैथमेटिकल लॉजिक उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी, जिसने जेनेटिक्स को एक ट्रू साइंस के रूप में एस्टैब्लिश किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि मेंडल ने मैथ और बायोलॉजी का एक मैजिकल ब्लेंड कैसे क्रिएट किया। अब चलिए समझते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स इतने इनक्रेडिबली सक्सेसफुल क्यों रहे। साइंटिफिक वर्ल्ड आज भी उन्हें इतना रिवियर क्यों करता है। चलिए इन एनसीईआरटी लाइंस की गहराई में डाइव करते हैं। अगली लाइन है, His experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. डॉक्टर्स, जरा सोचिए, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं और वो 2 बार हेड्स पर लैंड करे, तो क्या मैं एक यूनिवर्सल साइंटिफिक रूल बना सकता हूं कि कॉइन टॉस करने पर हमेशा हेड्स ही आता है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उसे सिर्फ 2 बार टॉस करना एक बहुत छोटा सैंपल है। लेकिन अगर मैं उसी एग्जैक्ट कॉइन को 10,000 बार टॉस करूं, तो मुझे लगभग 5,000 बार हेड्स और 5,000 बार टेल्स मिलेगा। तब मेरा डेटा हाईली एक्यूरेट और क्रेडिबल होगा। मेंडल से पहले के साइंटिस्ट्स ने यही एग्जैक्ट मिस्टेक की थी। वो अपने गार्डन में 5 या 10 प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करते थे और रैंडम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते थे, जो अक्सर कंप्लीटली रॉन्ग होते थे। लेकिन मेंडल एक जीनियस थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक लार्ज सैम्पलिंग साइज का यूज किया। उन्होंने सिर्फ 10 या 20 प्लांट्स ग्रो नहीं किए, उन्होंने एक साथ हजारों पी प्लांट्स ग्रो किए और मेटिकुलसली यानी बारीकी से उनके फ्लावर्स और सीड्स को काउंट किया। क्योंकि उन्होंने इतने मैसिव स्केल पर काम किया, उनका डेटा किसी फ्लूक या लकी कोइंसिडेंस का रिजल्ट नहीं था, उसमें इमेंस क्रेडिबिलिटी थी। साइंस का ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, आपका सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, आपके रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा कॉन्क्रीट और ट्रस्टवर्दी होंगे। अगली लाइन है, ऑल्सो द कॉन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फरेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स on successive generations of his test plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. Explanation. ये लाइन मेंडल के इमेंस पेशेंस और उनके ट्रू साइंटिफिक माइंडसेट को हाईलाइट करती है। सपोज कीजिए आप एक नई मेडिसिन इन्वेंट करते हैं और वो सिर्फ एक पेशेंट को क्योर कर देती है। क्या आप इमीडिएटली उसे ग्लोबल मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे? नो, आप एब्सोल्युटली श्योर होने के लिए उसे कई लोगों पर मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करेंगे। मेंडल ने भी एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने सिर्फ एक बार 2 प्लांट्स को क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग यानी पहली जनरेशन को देखकर इमीडिएटली एक नया लॉ डिक्लेयर नहीं कर दिया। उन्होंने उन चिल्ड्रन को क्रॉस करके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की और फिर उनके चिल्ड्रन यानी कि तीसरी जनरेशन को। एनसीईआरटी इस कंटिन्यूअस टेस्टिंग को एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस कहती है। जब उन्होंने हर सिंगल जनरेशन पर अपना मैथमेटिक्स अप्लाई किया और पाया कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली हर बार एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तब जाकर उनके इन्फरेंसेस यानी निष्कर्षों का कॉन्फर्मेशन हुआ। इसने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया कि मेंडल जो भी प्रपोज कर रहे थे, वो सिर्फ हवाई बातें, गेस वर्क या अनसब्सटैंशिएटेड आइडियाज यानी निराधार विचार नहीं थे। उन्होंने नेचर पर अप्लाई होने वाला एक रॉक सॉलिड ट्रूथ डिस्कवर कर लिया था, जिसे आज हम जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं।
उन्होंने बियॉन्ड डाउट ये प्रूव कर दिया कि ट्रेट्स का ट्रांसफर कोई मैजिक नहीं है, ये स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल लॉज को फॉलो करता है। अगली लाइन है, Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits, e.g., tall or dwarf plants, yellow or green seeds. Explanation. Students यहाँ close attention दें। ये लाइन जेनेटिक्स के दो सबसे इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करती है, कैरेक्टर और ट्रेट। नीट एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का एग्जैक्ट सेम मतलब है, लेकिन आज हम इस कंफ्यूजन को फॉरएवर एलिमिनेट कर देंगे। कैरेक्टर ये ऑर्गेनिज्म का एक हेरिटेबल फीचर या प्रॉपर्टी है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की हाइट, सीड का कलर या आपकी आईज का कलर। ट्रेट ये उस कैरेक्टर का स्पेसिफिक फॉर्म या एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट कैरेक्टर के दो स्पेसिफिक फॉर्म्स हो सकते हैं, टॉल या ड्वार्फ, ये ट्रेट्स हैं। मेंडल की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि उन्होंने केयरफुली ऐसे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जो स्ट्रिक्टली ओपोजिंग ट्रेट्स यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के रूप में मैनिफेस्टेड होते थे। इसका मतलब है कि उनके गार्डन पी प्लांट्स या तो डिस्टिंक्टली टॉल थे या स्ट्रिक्टली ड्वार्फ थे। उनके गार्डन में कोई भी मीडियम या इन बिटवीन हाइट वाला प्लांट था ही नहीं। इसे अपने रोम के फैन स्विच की तरह सोचिए, ये या तो ऑन होता है या ऑफ, इसके बीच में एब्सोल्युटली कुछ नहीं होता। सिमिलरली, सीड का कलर या तो कंप्लीटली येलो था या कंप्लीटली ग्रीन, कोई लाइट येलो नहीं, कोई मिक्स्ड कलर्स नहीं। इस एब्सोल्यूट क्लैरिटी की वजह से मेंडल के लिए अपने मैथमेटिकल डेटा को काउंट करना और एनालाइज करना इनक्रेडिबली ईजी हो गया। उन्हें कभी कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाकर ये नहीं सोचना पड़ा कि क्या मुझे इस प्लांट को टॉल में काउंट करना चाहिए या ड्वार्फ में। एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने समझा कि मेंडल ने अपनी प्रिसाइज मैथमेटिकल अप्रोच और मैसिव सैंपल साइजेस से जेनेटिक्स की दुनिया को कैसे हिलाकर रख दिया। अब हम नीट पर्सपेक्टिव से एक हाईली टेक्निकल और एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट सेक्शन में कदम रख रहे हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें क्योंकि हम ट्रू ब्रीडिंग का अल्टीमेट सीक्रेट डिकोड करने जा रहे हैं। अगली लाइन है, दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. Explanation. किड्स, इसे एक मैसिव स्काईस्क्रेपर कंस्ट्रक्ट करने की तरह सोचें। जब कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो सबसे पहले क्या बनता है? फाउंडेशन, नींव। अपने क्रिस्टल क्लियर पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स के साथ मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन या एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया। उन्होंने बेसिकली दुनिया को ये ABCD सिखाई कि ट्रेट्स कैसे पास डाउन होते हैं। However, nature incredibly complex है। मेंडल ने कहा था कि एक प्लांट या तो परफेक्टली टॉल होता है या स्ट्रिक्टली ड्वार्फ। लेकिन अगर हम ह्यूमन हाइट को देखें तो क्या दुनिया में लोग सिर्फ एग्जैक्टली 6 फीट टॉल या 4 फीट शॉर्ट होते हैं? नो, हमारे बीच हाइट्स की एक पूरी रेंज है, 5.2, 5.5, 5.8 फीट और इसी तरह आगे भी। ये नेचर में इनहेरेंट निहित कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मेंडल गलत थे? एब्सोल्युटली नॉट। मेंडल ने जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था वो फ्लॉलेसली करेक्ट था। उनके बाद आने वाले लेटर साइंटिस्ट्स जैसे थॉमस हंट मॉर्गन, बेटसन आदि ने इन हाईली डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए मेंडल के एग्जैक्ट बेसिक फ्रेमवर्क का ही यूज किया। उन्होंने बेसिकली नेचर के कॉम्प्लिकेटेड पजल्स को सॉल्व करने के लिए मेंडल की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर नए रूम्स और फ्लोर्स जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बिल्ड किए। अगली लाइन है, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अब चलिए मेंडल की एक्चुअल टेक्निक के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली एक पी फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, इसलिए इसमें नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन मेंडल ने इस नेचुरल डिफॉल्ट सेटिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। वो ये डिसाइड करना चाहते थे कि कौन सा प्लांट किस प्लांट के साथ मेट करेगा। देयरफॉर उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन को ऑप्ट किया।
इसका मतलब है कि उन्होंने लिटरली एक फॉरसेप्स ली, एक स्पेसिफिक प्लांट के फ्लावर से पॉलन यानी मेल पार्ट को केयरफुली रिमूव किया और डिलिबरेटली यानी जानबूझकर उसे अपनी चॉइस के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर डस्ट कर दिया। उन्होंने पूरी मीटिंग प्रोसेस को कंप्लीटली अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा और सबसे इम्पोर्टेंटली उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए किन प्लांट्स टू चूज किया। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का यूज किया। मार्क माय वर्ड्स, ये सिंगल टर्म जेनेटिक्स का अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है जिसे हम अगली ही लाइन में थरली डिकोड करने जा रहे हैं। अगली लाइन है, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट having undergone continuous self-pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generations. Explanation. Future doctors यहाँ अपना 100% फोकस दें। आखिर ये ट्रू ब्रीडिंग है क्या भला? इमेजिन करें कि आपके पास एक ब्यूटिफुली टॉल पी प्लांट है। आप कॉन्फिडेंटली ये गारंटी कैसे दे सकते हैं कि वो अंदर से यानी जेनेटिकली कंप्लीटली टॉल है? एक चांस है कि उसके अंदर सीक्रेटली ड्वार्फनेस का कोई हिडन ट्रेट छुपा हो जो अगली जनरेशन में पॉप आउट होकर आपके एक्सपेरिमेंट को रूइन करने के लिए रेडी हो। इस ट्रैप को कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए मेंडल ने कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म किया। उन्होंने एक टॉल प्लांट को खुद से पॉलिनेट होने दिया। इससे जो सीड्स प्रोड्यूस हुए वो टॉल प्लांट्स में ग्रो हुए। फिर उन्होंने उन ऑफस्प्रिंग को सेल्फ पॉलिनेट होने दिया और फिर से उन्होंने सिर्फ टॉल प्लांट्स ही प्रोड्यूस किए। जब ये कंटिन्यूअस रूप से सेवरल जनरेशंस, लगभग 4 से 6 जनरेशंस तक हुआ और कभी एक भी ड्वार्फ प्लांट अपीयर नहीं हुआ, तो मेंडल ने ऑफिशियली इस पर स्टैंप लगा दिया, यस, ये अब एक गारंटीड ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। आप एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को 24 कैरेट प्योर गोल्ड की तरह सोच सकते हैं जिसमें 0 इम्प्योरिटीज हों। ये प्लांट अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस यानी ये फेथफुली सिर्फ टॉलमेस ट्रेट को ही पास ऑन करेगा और एक्सप्रेशन यानी ये सिर्फ टॉल ही दिखेगा, शो करेगा। अपने क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मेंडल ने मेटिकुलसली इन 24 कैरेट प्योर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को प्रिपेयर किया ताकि उनके फाइनल डेटा में एरर या हिडन ट्रेट्स के लिए एब्सोल्युटली कोई जगह ना बचे। ये उनका अल्टीमेट जीनियस मूव था। तो माय फैंटास्टिक फ्यूचर डॉक्टर्स, पिछले सेगमेंट में हमने 24 कैरेट प्योरिटी के उस सीक्रेट को अनलॉक किया था जिसे ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। अब टाइम आ गया है मेंडल की उस हिस्टोरिकल शॉपिंग लिस्ट को समझने का जो उन्होंने अपने बोटैनिकल गार्डन से प्रिपेयर की थी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने ग्रैंड एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जैक्टली क्या सिलेक्ट किया और क्यों। अगली लाइन है, Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. Students, इस सिंगल लाइन में बहुत डीप साइंस और हाईली फेमस नीट मैथमेटिक्स छुपा हुआ है। सबसे पहले चलिए नंबर्स को देखते हैं। मेंडल ने कितनी वैरायटी सिलेक्ट की? 14, लेकिन उन्होंने उन्हें पेयर्स यानी जोड़ों के रूप में सिलेक्ट किया। इसका मतलब है कि 14 वैरायटीज ने एग्जैक्टली 7 पेयर्स बनाए। मैथ याद रखें, 7 कैरेक्टर्स इनटू हर कैरेक्टर के 2 फॉर्म्स इक्वल 14 वैरायटीज। अब चलिए इस लाइन के दूसरे और सबसे साइंटिफिक पार्ट को डीपली एनालाइज करते हैं, which were similar except for one character with contrasting traits. इसका एक्चुअल मतलब क्या है? चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सपोज आपको टेस्ट करना है कि एक रेड कार ज्यादा फास्ट ड्राइव करती है या व्हाइट कार। आप क्या करेंगे? आप एग्जैक्ट सेम कंपनी और एग्जैक्ट सेम मॉडल जैसे स्विफ्ट की 2 कार्स लेंगे जिनका इंजन आइडेंटिकल होगा, टायर्स आइडेंटिकल होंगे और वेट भी आइडेंटिकल होगा। ओनली डिफरेंस ये होगा कि एक रेड है और दूसरी व्हाइट। मेंडल ने एग्जैक्टली यही किया। जब वो प्लांट की हाइट यानी कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे तो जो 2 प्लांट्स यानी पेयर उन्होंने सिलेक्ट किए वो हर तरह से एग्जैक्टली आइडेंटिकल थे, एक्सेप्ट कि एक प्योरली टॉल था और दूसरा प्योरली ड्वार्फ। ये उनका कंट्रास्टिंग ट्रेट था। लेकिन उनकी हाइट को छोड़कर दोनों प्लांट्स का फ्लावर कलर, सीड शेप, पॉड कलर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल थे। उन्होंने ऐसा इंटेंशनली यानी जानबूझकर किया ताकि जब वो उन्हें क्रॉस करें और एक रिजल्ट मिले तो वो 100% कॉन्फिडेंट हो सके कि नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंज आया है वो प्योरली हाइट ट्रेट की वजह से ही है, किसी और चीज की वजह से नहीं।
ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की शेयर एक्यूरेसी का अल्टीमेट प्रूफ है। अगली लाइन है, सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड्स, येलो और ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड यानी फुल और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉड्स एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स। फिगर 4.1 टेबल 4.1। इस लाइन में एनसीईआरटी हमें मेंडल द्वारा चूज किए गए 7 कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का एक ट्रेलर दिखा रही है। नोटिस करें कि मेंडल ने क्लेवरली पी प्लांट के उन पार्ट्स को पिक किया जो बाहर से बहुत इजीली विजिबल थे, सीड्स, पॉड्स, फ्लावर्स और स्टेम। चलिए इन ट्रेड्स को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। सीड शेप, जो पीज आप खाते हैं वो या तो परफेक्टली राउंड और स्मूथ होते हैं या फिर सिकुड़े हुए और रिंकल्ड होते हैं। सीड कलर, सीड्स या तो प्योर येलो होते हैं या प्योर ग्रीन। अलर्ट, स्टूडेंट्स एग्जाम में सीड कलर और पॉड कलर को मिक्स अप करके बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, प्लीज केयरफुल रहें। पॉड शेप, आउटर कवर यानी फली या तो अच्छे से पैक्ड और टाइटली इन्फ्लेटेड यानी फुल होती है या फिर सीड्स के बीच में पिचक कर कंस्ट्रिक्टेड दिखती है। पॉड कलर, फ्रेश ग्रीन पॉड्स या सूखे हुए दिखने वाले येलो पॉड्स। स्टेम हाइट, आसमान छूने वाले टॉल प्लांट्स या जमीन से लगे हुए ड्वार्फ प्लांट्स। नोट, इस स्पेसिफिक पैराग्राफ का टेक्स्ट फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन को मेंशन करना स्किप कर देता है, लेकिन वो एब्सोल्युटली उन 7 कैरेक्टर्स का पार्ट है जिन्हें टेबल में ब्यूटीफुली डिटेल किया गया है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो मेरे ब्रिलियंट किड्स, इस कॉन्सेप्ट को परमानेंटली अपने ब्रेन में प्रिंट करने के लिए अभी अपनी बुक ओपन करें और फिगर 4.1 और टेबल 4.1 देखें। इस टेबल में लिस्टेड 7 कैरेक्टर्स और उनके डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म्स नीट एग्जाम के लिए एब्सोल्यूट लाइफ सेवर हैं। अगर कोई आपको रात के 2 बजे भी जगाकर पूछे कि येलो पॉड कलर डोमिनेंट है या रिसेसिव, तो आपको करेक्ट आंसर पता होना ही चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि एनसीईआरटी की ये सभी लाइंस और इनके पीछे का कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में पूरी तरह से छप गया होगा। आप हमारी वेबसाइट studyrank.com पर जाकर इस एक्सप्लेनेशन को खुद से भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास से मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, स्टडी रैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।